चलिए, सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो गई थी ना। सुप्रीम कोर्ट चल रही थी ना। हो गया समाप्त। हाँ, तो वही तो है सुप्रीम। हाई कोर्ट पढ़ा रहा था मैं। अच्छा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। और जी, कहाँ थे जी आप? बहुत दिन बाद दिखाई दिया आप। कहाँ? कारवा करवा चौथ भी जरूरी है, मनाना चाहिए। ऐसे थोड़े ही केवल लड़कियां ही मनाएंगी, लड़के ही मना सकते हैं। मैं तो मनाया हूँ। करवा चौथ दिन में 3 बार खाने के बाद मैंने आराम से मनाया रात में। अरे यार, ये क्यों नहीं चल रहा है? तो और लोग कहाँ चले गए? करवा चौथ मना रहे हैं क्या और लोग? तो 1 महीना पहले से सफाई होता है दीपावली का। अरे, 31 तारीख को दीपावली है ना। तो अभी तो आज 20 तारीख है शायद। अच्छा, 21 तारीख है तो अभी कौन सा लड़ेगी? वो इतना बड़ा हम लोग का हवेली है, 15-20 कोठरी का, कि सब सफाई करना है। आदमी रख लीजिए, 100 रुपये दे दीजिए। नहीं, नहीं मानता 100 रुपये में। ठीक है, तो 500 रुपये दे दीजिए। तो इसका मतलब कि क्लास क्लास को बंद कर देना चाहिए क्या अभी से, दीपावली के सर सफाई को लेकर? तो आप ही लोग बोल रहे हैं ना कि आइए देखिए, करवा चौथ के बाद ये चौथ देखिए, अब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय हम लोग पढ़ेंगे, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में देखेंगे, वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, 25वां? अमरावती, जो अमरावती में बना है। अमरावती हाई कोर्ट कब बना? 2019 में, ठीक है ना। तो वर्तमान में पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है। उस 25 हाई कोर्ट में जब सबसे लास्ट वाला हाई कोर्ट है, वो आंध्र प्रदेश वाला है, अमरावती। ठीक है ना, बस याद रखना कि 25वां आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, 2019 में यह गठित किया। तेलंगाना में ही, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना ही बोलेंगे, लेकिन अमरावती में है। अभी उस राजधानी को लेकर भी मामला चल रहा है, जहाँ पे उसका राजधानी बनाना है, तेलंगाना वही आंध्र प्रदेश वाला। जैसे अभी, तो अमरावती बनेगा इसका। हाँ, और दूसरा बात यह है कि उसी के लिए तो बिहार सरकार इस बार 26,000 करोड़ उसको दी क्यों है, सॉरी, 15,000 करोड़। आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए ही सरकार इस बार 15,000 करोड़ रुपया उसके, मतलब राजधानी के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार बजट में इस बार हाँ, हम लोग 26,000 करोड़ रुपए हैं, और उस सबको 15,000 करोड़ मिला है। ठीक है ना। तो हाई कोर्ट यहाँ पे देख लिए, लास्ट वाला जो हाई कोर्ट है वो कौन सा हाई कोर्ट है? 25वां। कब बनाई? 2019
2019 में, और 2013 में, पहले 21 हाई कोर्ट था, तो 2013 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, ठीक है ना। तो 2013 में 3 था, 2019 में एक 4, और पहले से 21 पहले से बना हुआ था, तो टोटल कितना हो गए? 25। किसी को डाउट है यहाँ तक? हाँ, अलग अलग, हाँ, हाई कोर्ट बनाए गए थे। देखिए पहले क्या था, मूल संविधान में लाया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन लास्ट में क्या किया गया कि मतलब एक राज्य में मोर देन वन राज्य के लिए एक हाई कोर्ट बनाए गए। और पूरे जो केंद्र शासित प्रदेश है, उस पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश है, प्रदेश दिल्ली है, दिल्ली, जिसके पास अपना एक हाई कोर्ट है, अपना हाई कोर्ट है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि अब हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है, कैसे इसका गठन होगा, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो 214 से लेकर अनुच्छेद 221 में 231 तक में हाई कोर्ट के पूरे चीजों के बारे में बात की गई है। इसमें इसमें मुख्य रूप से हम लोग को 3 अनुच्छेद पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ना है अनुच्छेद 214, उसके बाद अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 217, जिसमें बात करता है 214 में बात करता है कि यह हाई कोर्ट के गठन से रिलेटेड बारे में बात करता है, ठीक है ना। 216 में बात करता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, जरूरत पड़ेगी तो एक हाई कोर्ट के अंदर 2-3 राज्य हम लोग रख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको लिखेंगे 214 में लिखेंगे, तो एक लाइन पहले अनुच्छेद 214 में 214 में बोलेंगे, लिखेंगे, अच्छा उल्टा 214 में लिखेंगे, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 216 में लिखेंगे, 216 में गठन, हाई कोर्ट का गठन, राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन। हाँ, 16 में गठन, ठीक है। और 17 हम लोग पढ़ेंगे, उसमें शक्ति के पावर में हम लोग बात करेंगे। इसके जगह पर हम लिख लेंगे 231, अनुच्छेद 231। इसमें लिखेंगे दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, हाँ 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझेंगे, अब हम लोग बात करेंगे नियुक्ति, यानी उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर होती है। तो नियुक्ति का जो वर्णन किया गया है, वो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 217 में, ठीक है ना। फिर समझेंगे, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति है, दोनों ही केस में कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा। तो राष्ट्रपति करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो या हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो, लेकिन ध्यान देंगे, हाई कोर्ट में जब जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श या सलाह लेंगे, ठीक है ना। दूसरा बात, और हाई कोर्ट में जब वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे,
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, तो उस केस में वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। कोई दिक्कत? फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिंपल कुछ पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो या हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो, करता कौन है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर थोड़ा और डीपली बात करना है तो भाई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यही करता है, राष्ट्रपति करता है। जब हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जिसको सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे वह सलाह करेंगे। और जब हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होगा तो वह मुख्य न्यायाधीश से, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वह सलाह करेंगे, सलाह लेंगे या जो भी करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसको लिखेंगे इतना, नियुक्ति संबंधी अधिकार। नहीं नहीं, इतना ही है, इतना ही है। हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे योग्यता। योग्यता तो देखेंगे हाई कोर्ट में जजों की जो योग्यता है, पहला वह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसे 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम करना होगा। न्यायाधीश यानी जज रहा हो, 10 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्षों तक उसने वकालत की हो। 10 वर्षों तक वकालत की हो, उसका यह योग्यता है। ये तीनों समझिए, दोनों में या है, या तो 10 वर्षों तक कहीं न्यायाधीश हो, या 10 वर्षों तक वह वकील के रूप में काम किया हो। वहीं हाई कोर्ट में जजेस बन सकता है। नहीं, मैं हाई कोर्ट का जज बता रहा हूं ना। 5 साल और 7 साल, 5-10 था तो वो तो था वहां पे कि हाई कोर्ट में। यहाँ पे बात हो रही है हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति। तो या तो न्यायाधीश कहाँ पे रहेगा, उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही रहेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं न्यायाधीश रहेगा। जब भी जिसको जिसमें बना उसे पहले वो काम करेगा ना, उसे नीचे वाला में काम करेगा ना। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला था कि हाई कोर्ट में वो वकील के रूप में काम किया हो या जज के रूप में काम किया हो। जब हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति होगी तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो या हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम किया हो। यही बताया था ना। नहीं आए थे तो अच्छा बात है, क्यों आना है। हो गया। अगर हम बात करेंगे कार्यकाल, क्या होता है इसका कार्यकाल, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में कितना था, 65 वर्ष था। और अगर हाई कोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो 62 वर्ष। अच्छा, अगर साल पूछेगा तो यहाँ पे समझेंगे
सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष का है और हाई कोर्ट, सॉरी, 65 वर्ष का एज का होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 65 वर्ष होना चाहिए। और हाई कोर्ट में कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट में न्यायाधीश बन रहा है तो मैक्सिमम उसका एज कितना होना चाहिए, 62 वर्ष। यानी 62 वर्ष के बाद वो काम नहीं करेंगे। वो यहाँ पे अपर के बारे में बात कर रहा है, न कि लोअर के बारे में। मिनिमम के बारे में बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं मैक्सिमम के बारे में। इतना वर्ष तक वह हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर सकता है। अच्छा, हाई कोर्ट में जजों की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? हाँ, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि भले ही नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन जब भी शपथ दिलाने के बारे में बात होगी तो राज्यपाल के द्वारा ही शपथ दिलाई जाएगी उन लोगों को। कोई दिक्कत ये हो गया ये? हाँ, सबको, कोई भी हो। देखिए वहां पे मैंने एक जगह और भी बहुत सारा जगह, वहां पे मैंने बात देखा था बुक में, कहीं दिया नहीं है। जैसे लक्ष्मीकांत में मैंने उसमें दिया नहीं कि 6 वर्ष, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा पूछ रहा है तो इसलिए मैंने कल बता दिया था। इसमें भी नहीं दिया कि एज मैंने कितने साल तक वो जज के रूप में काम करेगा। इसमें केवल एज बताया है कि 62 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है ना? अगर ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में सवाल पूछ रहा है 6 वर्ष, अगर सही मान रहा है तो लिख लेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में कहीं नहीं दे रहा है कि मैक्सिमम कितने वर्षों तक काम करेगा। ये बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? ये केवल बात कर रहा है यहाँ पे कि वह 62 वर्ष तक वह जज के रूप में काम कर सकता है वो हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को जज बनना हो तो 65 वर्ष मैक्सिमम। किसी को डाउट है कोई? उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे शपथ ग्रहण, कि इन लोगों को शपथ कौन दिलाता है। तो सिंपल है कि शपथ दिलाने का काम कौन करेगा। अगर वहीं पे मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूंगा हाई कोर्ट में तो ये दिलाएगा उस राज्य का राज्यपाल, यानी राज्यपाल शपथ दिलाएगा। और सुन लीजिए, अगर मान लीजिए कि दे रहा है कि राज्यपाल नहीं है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, समझ में आ रहा है ना, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उसको शपथ दिलाएगा। लेकिन हमको इस पे ध्यान नहीं देना, हम लोग को ध्यान देना है पूरा इस पे कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति शपथ कौन दिलवाता है, वो कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। ठीक है? अगर मान लीजिए ये लोग, अगर ये लोग त्याग पत्र देंगे, त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे त्याग पत्र? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज हैं, वो देते हैं राष्ट्रपति को त्याग पत्र। और जो जब हाई कोर्ट के बारे में बात होगा तो हाई कोर्ट किसको देंगे? वो भी राष्ट्रपति को देंगे। दोनों ही केस में हाँ, सब जज जो भी जिसको त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। बस राज्यपाल का एक ही काम है, उनको शपथ दिलाना। इसके अलावा सारा का सारा काम सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, सारा का सारा काम राष्ट्रपति करता है। सिंपल इतना याद रखना है। बस शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। हो गया? अगर उसी तरह हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हाई कोर्ट के जजों का जो ट्रांसफर होता है, जो स्थानांतरण होता है, जो स्थानांतरण होता है वो किसके कहने पे होता है? यानी मानिए कि एक हाई कोर्ट से जजों को दूसरे हाई कोर्ट के जजों में, अगर हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर करना हो तो जो इनका स्थानांतरण होता है वो भी करता है राष्ट्रपति ही। यानी राष्ट्रपति के कहने पर ही उनको उनका स्थानांतरण होगा। तो स्थानांतरण करता कौन है? तो भी राष्ट्रपति करता है। बस याद, मैं फिर बोल रहा हूँ, याद बस आपको इतना ही रखना है कि केवल राज्यपाल शपथ दिलाने का काम, इसके अलावा जितना भी काम होगा मैक्सिमम काम वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा।
तो जो स्थानांतरण का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर उनको भेजना है तो भेजने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जजों को अगर यहाँ पे हाई कोर्ट के जजों को रिमूव करना हो तो क्या होगा? वही प्रक्रिया रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की प्रक्रिया होती है। यानी अगर किसी राज्य में दो सदन है, विधानसभा तथा विधान परिषद, तो उसमें भी 100 अगर मैक्सिमम जो भी चीजें हैं जो, तो वहाँ के लोगों को सपोर्ट चाहिए, फिर वहाँ पर अनुमोदन होगा, 2/3 बहुमत से पास होगा मामला। पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको हटाएंगे। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ही हटाएगा इनको। हटाने की प्रक्रिया में भी पूरा भागीदारी कौन निभाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा इनको। लेकिन उस राज्य के विधानसभा से जब बिल पास होकर जाएगा तब, नहीं तो वही जो लोकसभा सीट कम है तो कम सीट होगा। अपवाद भी तो कुछ चीजें है ना, अपवाद में जैसे माने कि जहाँ पे 40 सीट है, 60 सीट, वहां पे कैसे होगा? तो यहाँ पे मान के चलिए जो सीट वहां पे कम है तो वहां पे मामला जाता ही नहीं हाई कोर्ट में हटाने की प्रक्रिया। ये सब बताने हाई कोर्ट में जजों को हटाने का पूरा पावर संसद और राष्ट्रपति के पास, सिंपल इतना ही समझना है। और करता वही काम है, लेकिन प्रोसेस बनाया गया है कि जिस तरह विधानसभा एकदम यही बोला है, बताया ही नहीं कितने लोग सपोर्ट चाहिए, बस यहाँ पे बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया हाई राज्य में हाई कोर्ट के जजों को हटाने की है। अब यही तो बता रहे, तो उसमें कैसे मानेंगे 100-50 क्या? तो अनुमान लगा रहे हम लोग कि वही प्रक्रिया जब बता रहे तो उसी तरह होगा, सिंपल। बहुत सारे ऐसे भी तो राज्य हैं, छोटे मोटे जो राज्य जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो एक हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे राज्य आते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर 3-4 राज्य हैं, 3-4 केंद्रशासित प्रदेश जो भी राज्य हैं, ठीक है ना। तो जो राज्य छोटा है, बिहार का अपना एक हाई कोर्ट है, यूपी का अपना एक हाई कोर्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं जहाँ पे एक राज्य 3-4 राज्य मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाए गए हैं वहाँ पे। अच्छा, कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट हैं जिसके उस राज्य के राजधानी में न होकर दूसरे जगह हाई कोर्ट है। वो ये भी बहुत बड़ा सवाल पूछा है कि मान ली कि जैसे यूपी का राजधानी कहाँ पे है? राजधानी यूपी का इलाहाबाद है। मैं बोला कि यूपी की राजधानी कहाँ है, कंफर्म है? लॉक कर दूं मैंने लखनऊ को? तो लखनऊ है हाई कोर्ट, तो उसका, लेकिन उसका हाई कोर्ट कहाँ पे है? इलाहाबाद है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन उसका है बिलासपुर में। तो बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसके उसके अपने राजधानी में न होकर उसके दूसरे शहर में हाई कोर्ट स्थापित किए गए हैं। अगर पूछेगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया था, तो किया गया था 1862 ईस्वी में। जो 3 प्रेसिडेंसी था भारत में, एक बंगाल, बम्बई और मद्रास। तो 3 प्रेसिडेंसी की 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट स्थापित किए गए। और इलाहाबाद जो हाई कोर्ट, तो 1865 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट, अभी तो इलाहाबाद का नाम चेंज, लेकिन हम लिखेंगे वहीं इलाहाबाद, हाँ वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना 66 है क्या? ठीक है, इसको देख लेंगे, अभी याद मुझे भी नहीं आ रहा एग्जैक्ट, कोई दिक्कत। तो ये 3 प्रेसिडेंसी था। तो स्थानांतरण के बारे में अगर मैं बात करूं, अच्छा अगर यहाँ पर मैं हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करूं, हाई कोर्ट के जजों को हटाने की विधि क्या है, 3 पर जो हटाने की विधि है वही विधि है जो सुप्रीम कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की हटाने की विधि जो है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के हटाने की विधि के द्वारा, इसे भी हटाया जाता है। यानी अब यहाँ पे अब याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों को किस तरह हटाया जाता था। तो भाई हम लोग वहां पे क्या करते थे, संसद के किसी भी एक सदन में हम लोग विधेयक लाते थे, ठीक है ना। लेकिन ये तभी विधेयक लाएगा जब उसके खिलाफ कोई ना कोई एलिगेशन लगा रहेगा। एलिगेशन का मतलब या तो साबित कदाचार हो
या असमर्थता हो, इनकेपेबिलिटी हो, यानी वह काम करने के लिए कैपेबल नहीं हो, उस केस में अगर लोकसभा में मामला आ रहा है तो वहां पे 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए, और पर राज्यसभा में आ रहा है तो वहां पे 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए। जिस भी सदन में आएगा तो वहां पे 100 लोगों का सपोर्ट होने के बाद एक समिति बनाई जाएगी, और वह समिति बनाने के बाद जब समिति जो उन पे एलिगेशन लगा है अगर उसको प्रूव्ड कर देगी समिति कि हाँ एलिगेशन सही है, उसके बाद वहां से 2/3 बहुमत से पास होगा मामला, फिर जाएगा दूसरे सदन में, वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास, वहां से कहानी उनका खत्म। लेकिन संजोग ऐसा है कि अभी तो कोई ऐसा इस विधि के द्वारा भारत में वहां के जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट वो नहीं हटे हैं, अच्छी बात है नहीं हटे हैं। तो एक बी रामास्वामी के खिलाफ आया था मामला, बी रामास्वामी करके नाम है, उनके खिलाफ आया था लेकिन वह पास नहीं हो पाया। कोई दिक्कत? उसके बाद जैसे यहाँ पे देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो शक्तियां हैं, जब बताया था ना सुप्रीम कोर्ट बहुत से न्याय क्षेत्र है जो शक्तियां हैं, वहीं सेम शक्तियां हाई कोर्ट को भी दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उच्च न्यायालय के शक्तियां या न्याय क्षेत्र। उच्च न्यायालय की शक्तियां या न्याय क्षेत्र लिखेंगे इसको एक में लिखेंगे मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता, दूसरा लिखेंगे रीट न्याय क्षेत्र, रीट न्याय क्षेत्र, या लिख लेंगे नहीं नहीं दूसरा मूल अधिकारिता, दूसरा लिखेंगे रीट। अरे रीट बताया था ना, 5 प्रकार की रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा। अगर किसी आदमी का मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो उसको वापस करने के लिए, वही बात यहाँ पे है कि रीट क्षेत्राधिकार, दूसरा लिखेंगे रीट क्षेत्राधिकार, वही बात है रीट क्षेत्राधिकार हो गया। तीसरा लिखेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार, रीट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट लिखते चलेंगे आगे आगे, अभिलेख क्षेत्राधिकार, नेक्स्ट लिखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, हो गया। अब देखिए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में मैंने मूल अधिकारिता में मैंने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट में मैंने मूल अधिकारिता में बोलता है कि अगर 2 राज्यों आमने सामने विवाद आ जा रहा है, या एक तरफ राज्य है एक तरफ सेंटर है, या एक तरफ राज्य है एक तरफ सेंटर प्लस राज्य है, अगर ऐसा कोई भी कंडीशन बन रहा है, कोई विवाद हो रहा है, तो वहां पे वो किसका अधिकार जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अपने मूल अधिकारिता के अंतर्गत उसको निपटान करेगा। लेकिन कुछ अपवाद मैंने बताया था, जो नदी जल विवाद मामला है, अगर ऐसा कुछ तरह का इस तरह का मामला आ रहा है तो वह उसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं जाएगी चीजें। कोई दिक्कत समझने में? उसके बाद मैंने बताया था रीट में, तो रीट में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार के रीट को जारी कर सकती है, और रीट जारी करने के बाद अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो फिर से उसको वापस दिलाने का काम करेगी। अपीलीय क्षेत्राधिकार में मैंने बताया था कि भारत का जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत का मतलब कि टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, तब हाई कोर्ट है, तब अधीनस्थ न्यायालय जिला कोर्ट है। तो अगर मान लीजिए कि अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब कि अगर आपको नीचे वाले कोई कोर्ट आपको सजा सुना दी और आपको ऐसा लग रहा है कि सजा सही नहीं है, चाहे उसको आपको डाउट हो, तो आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में अगर दिक्कत है तो फिर अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट को भी एक अधिकार दिया गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, कि अगर नीचे वाले कोर्ट उनसे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर वहां पे कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आदमी कहाँ पे जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है।
अच्छा, एक मैंने बताया था अभिलिखीय अभिलेख क्षेत्राधिकार। अभिलेख क्षेत्राधिकार मैंने क्या बोला था? अभिलेख क्षेत्राधिकार मैंने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन सुना रही है, ठीक है ना, तो उस डिसीजन को वो होल्ड करके रखेगी सभी न्यायालय। एक प्रकार से सभी न्यायालय उसके सुनाए गए डिसीजन को एक कानून के रूप में इस्तेमाल करेगी कि अगर ऐसा मामला इन फ्यूचर, अगर ऐसा मामला कुछ आ रहा है मेरे पास उसी से रिलेटेड, उस तरह का कुछ, तो जिस बेस पे सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाई है उसी बेस पर मैं भी सजा, हाई कोर्ट या उससे नीचे वाले कोर्ट सजा सुना सकती है। बाद में उस डिसीजन पर एलिगेशन कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कोई कि भाई ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बोले हुए सुप्रीम कोर्ट इसी पर मामला सुनाया गया है। तो उसके द्वारा जो भी सजा सुनाई जाएगी, जो कानून का इस्तेमाल किया जाएगा, सेम कानून का इस्तेमाल अगर हाई कोर्ट चाहे तो कर सकती है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो कर सकती है, कोई दिक्कत। और न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या है? न्यायिक जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर कभी होता है ना, कोई काम आदमी करता है और काम गलत हो गया, बैक फायर कर गया, और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि गलती हो गई, तो सॉरी तो बोलना पड़ता है ना। तो वहीं सॉरी बोलने का मतलब मामला न्यायिक पुनर्विलोकन है। हाँ, डीआरएस सिस्टम, ठीक है ना। तो डीआरएस ध्वनि रिव्यू सिस्टम जो है वही है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर उनके द्वारा कोई डिसीजन सुनाई गई है और बाद में ऐसा लग रहा है कि वह डिसीजन सही नहीं है, कहीं ना कुछ दिक्कत दे रही है, या किसी को, किसी का अधिकार को हो सकता है, किसी राज्य के मौलिक कर्तव्य का हो सकता है, डीपीएसपी कुछ भी हो सकता है, उससे हनन हो सकती है, कुछ दिक्कत पैदा हो सकती है समाज में, तो फिर से वो लोग अपने डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, यानी अपने डिसीजन को फिर से चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत बार ऐसा देखा भी गया है, कोई दिक्कत। तो यही हाई कोर्ट के कुछ शक्तियां हैं। किसी को डाउट है, कुछ समझना है, पूछना है? हाँ अभिलेख, हाँ अभिलेख है, हाँ अभिलेख से वही बता, हाई कोर्ट में भी अभिलेख है कि अगर हाई कोर्ट किसी डिसीजन को सुना रही है तो उसके जो नीचे वाले कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए डिसीजन का यूज कर सकती है, या हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट वाला। लेकिन हाई कोर्ट के पास एक ही पावर, एक ही शक्तियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट वाला है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों लोगों का प्रयोग कर सकती है वहां पे, कोई दिक्कत। तो उसी को बोलते हैं अभिलेख क्षेत्राधिकार। उसके बाद कुछ ऐसे हाई कोर्ट है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि वो ऐसे हाई कोर्ट जो एक हाई कोर्ट के अंतर्गत तीन चार राज्य आते हैं, वो कौन कौन से, किसके अंतर्गत कौन सा राज्य आते हैं उसको हम लिखेंगे। लिखेंगे असम, 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 असम। अच्छा, उसका कहाँ पे है असम का राजधानी? मैं बोला हूँ राजधानी पूछ रहा हूँ ना। तो असम की राजधानी दिसपुर है। एक तो मैं पूरा राजधानी कल सुनूंगा, मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ। तो जो असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन उसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? तो लिखिए असम, लिखिए, लिखिए हाई कोर्ट, नीचे लिखेंगे गुवाहाटी। हाँ, मैं बोला हूँ कि असम, असम का जो हाई कोर्ट है वो है गुवाहाटी में हाई कोर्ट। अच्छा, असम के अंतर्गत अब कौन कौन से राज्य आते हैं जो उसके हाई कोर्ट के अंतर्गत लिखेंगे, लिखेंगे असम, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अगर, हाँ, अगर अगर पूछ दिया कि अरुणाचल प्रदेश का जो जुडिशरी जो है, जुडिक्शन है, वो किस के अंतर्गत आ रही है, किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, तो याद बताना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट लिखेंगे केरला, केरल। अच्छा, उसकी राजधानी कंफर्म है ना आप लोग? चलिए मान लेता हूं मैं। तो केरल, तो लिखेंगे हाई कोर्ट इसका, लेकिन हाई कोर्ट तिरुवनंतपुरम ना होकर एर्नाकुलम है। हाँ, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम उसको पढ़ते हैं, लेकिन लिखा था ऐसे एर्नाकुलम। हाँ, तो एर्नाकुलम, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसकी हाई कोर्ट है केरला की।
और इसके अंतर्गत जो आते हैं लिखेंगे केरल तथा लक्षद्वीप, केरल तथा लक्षद्वीप। नेक्स्ट लिखेंगे बम्बई, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा हूँ ना, बम्बई। तो लिखेंगे इसका जो हाई कोर्ट है मुंबई में है। इसके अंतर्गत लिखेंगे महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दादर नागर हवेली। हो गया सबका? चलिए, कलकत्ता, कलकत्ता का कलकत्ता में ही है, एंड वेस्ट बंगाल का कहाँ पे है? कलकत्ता में ही है। हाँ, तो मुंबई तो बोला हूँ ना, महाराष्ट्र उसे लिखवाई उन्होंने, महाराष्ट्र लिखवाया हूँ। कौन सा है, मुंबई है कि महाराष्ट्र है? राज्य महाराष्ट्र है ना, और उसकी राजधानी कहाँ पर है? मुंबई में, तो मुंबई में उसकी हाई कोर्ट है। ठीक है, लिखेंगे कलकत्ता, उसका हाई कोर्ट कलकत्ता में है। इसके अंतर्गत लिखेंगे वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, अंडमान कोमा निकोबार। ठीक है, हाँ। आगे लिखेंगे चेन्नई, लिखेंगे तमिलनाडु तथा पुडुचेरी। हाँ, बोल तो रहा हूँ तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य है कि राजधानी है? तो तमिलनाडु जब राज्य है तो उसकी जो राजधानी चेन्नई, वहां पे हाई कोर्ट है, और इसके अंतर्गत तमिलनाडु तो एक है ही साथ में, उसके अलावा एक और है पुडुचेरी, मैं ये बोल रहा हूँ पुडुचेरी। अच्छा, पंजाब की राजधानी, तो लिखिए पंजाब, पंजाब, उसका जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में ही है, उसका हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है। इसके अलावा हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। हाँ, मतलब बता रहा है कि जुडिक्शन अगर पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना कि पंजाब हो या हरियाणा हो या चंडीगढ़ हो, तीनों ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आते हैं वो लोग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो बात किया था 2013 में जो 3 हाई कोर्ट बने थे, उसका लिखेंगे कौन कौन हाई कोर्ट है 2013 में। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। ठीक है, हो गया ना? अब चलेगा लिखवाने का कार्यक्रम पूरा हाई कोर्ट। 2013 में बोला तो हूँ कि 2013 में 3 हाई कोर्ट बना है, 2013 में 3 हाई कोर्ट बना है, और वहीं 3 हाई कोर्ट कौन कौन बना था बता, सुन लीजिए। अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसके बाद अपना हाई कोर्ट है, तो दिल्ली है ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना हाई कोर्ट। एक और समझ लीजिए, एक और बात, दिल्ली हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन सुनाई जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम वो कंफर्म है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है, मिलाया गया है कि जो भी दिल्ली हाई कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है, वो लगभग सुप्रीम कोर्ट भी उसको मानती है, और उसके द्वारा बताए गए सारे को, सारे राज्य को मानना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? मैं मानना पड़ता है कि एकदम मैंडेटरी नहीं है, मतलब बहुत बार ऐसे केस में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ डिसीजन नहीं सुनाई, और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट अपना कुछ डिसीजन सुना दी किसी केस में, और उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट भी मानी कि हाँ बात सही है। तो लगभग जो दिल्ली कोर्ट है ना, इसलिए ऐसा है कि वहीं पर तो सुप्रीम कोर्ट भी है ना, तो इसलिए ऐसा माना जाए कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट कोई डिसीजन सुनाई है तो लगभग वो
पूरे भारत में अप्लीकेबल होगा, लागू हो जाता है, आज हो के 2 साल बाद हो, मामला आता ही आता है उससे रिलेटेड। लेकिन ये नहीं कि अब इसको एग्जाम में आए तो उसको सही नहीं मारना है, एग्जाम का लिए मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। एग्जाम अगर ऐसा है तो एकदम नहीं मानना है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है हम लोग के यहाँ पावर में। उसके अलावा ये लोग उसके सबऑर्डिनेट है, हाई कोर्ट हो गए चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। जैसे मान के चलिए अभी यहाँ पे जैसे बिहार में ही टीचर वाला जो मामला चल रहा था, वो जो NIOS वाला जो बीएड लोग किए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसके जो क्या बोलते हैं उसको, जो डीएलएड का जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है कि भाई ये 18 महीने का कोई डीएलएड नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज की है, और बहुत सारे राज्य उसको लागू भी किए, जो उत्तराखंड उसको लागू की है वो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो अभी सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन सुनाई है, पहले बात सुन लीजिए मेरा, उसके बाद बात बोलना है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन सुनाई है अपना, वो बोली है कि राज्य अपने अनुसार मानेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे लगेगी बोलने, तो समझ रहे हैं ना, खतरा हो जाएगा देश में ना, तो न्यायपालिका का कोई मामला नहीं होगा ना। राज्य है खासकर बिहार, बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो NIOS से डीएलएड किए हैं, और जो लोग सेलेक्ट हैं टीचर में 18 महीने करके, जो TRE शायद फर्स्ट वाला में, अभी बिहार सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इलेक्शन है मामला इधर, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोली बिहार सरकार, बैकफायर कर जाएगा नीतीश कुमार पर। समझना, सब कुर्सी भी तो चाहिए सबको। आपको क्या लगे कोई भी सरकार आम आदमी के बारे में सोच रही है? कोई मतलब नहीं, आम आदमी मर रहा है कि जी रहा है, क्या कर रहा है साला, खा रहा है नहीं खा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है किसी को। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगी, तबीयत ठीक है जी, खासे पानी पीजिए ठीक है ना। तो जैसे ही इलेक्शन खत्म, जहाँ तक मेरा अनुमान जो मैं लगा पा रहा हूँ, और देखिएगा ऐसा ही होगा, जैसे सुप्रीम यहाँ इलेक्शन खत्म होगी, सरकार बनेगी अपना, मैंने जो भी सरकार बनेगी जिसकी भी, उसके बाद होगा ड्रामा बिहार में, और छाटना शुरू करेगा वो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा बोल दी कि हाँ सब राज, तब तो UCC भी लागू करके सुप्रीम कोर्ट बोल देगी कि हाँ भाई राज अपना अपने अनुसार से देख ले। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करके सरकार बोल सकती है सुप्रीम कोर्ट की, भाई चलो ठीक है अपने अपने अनुसार देख लो। नहीं अगर ऐसा की, तो जो 2 राज्य उसको जो वहां पे कैंसिल किए हैं, वो भी लागू करेगी 2 राज्य। समझ में आ रहा है ना। तो सारा जो माहौल बन रहा है ना, खाली जून जुलाई तक वेट कीजिए, इलेक्शन खत्म होने दे, फिर देखिए कैसे तूफान आ रहा है बिहार में। यहाँ मौका थोड़े ना, 5 साल यूपी में जॉब करवा के निकाल दिया लात मार, 69,000 शिक्षकों को, 69,000 5 साल। समझ में आ रहा है ना। पैसा पूरा वसूल करेगी सरकार, फ्री में नहीं जाने, पैसा भी वसूल करना है सरकार। आए? अरे भाई तो आप बोले उससे क्या मतलब, अब बचा कर रखिए पैसा। दिल्ली का केवल दिल्ली है। हाँ, हाई कोर्ट आप ऐसे बोलिए नहीं, मैं कहाँ से देंगे, वो सब बोलिएगा। 69,000 शिक्षक जो यूपी में कैंसिल किए हैं, वो लोग 5-5 साल जॉब करके, वहां पे पैसा बिहार से दुगुना मिलता है यूपी में टीचर को, पता है कि नहीं? समझना रहे ना, बहुत पैसा मिलता है, लगभग 80,000 82,000 मिलता है वहां पे। और वहां पे उसके बाद सारे लोगों से पैसा वसूल कर रही है सरकार। है अरे ये सब दलील वहां पे, हम लोग क्या मतलब है फ्री में काम, हम लोग बात सरकार सुनेगी? आपको लग रहा है सरकार, सरकार जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन क्यों ना चाहती तो हटवा देती पहले ना, लोकसभा तक वेट की थी। जैसे ही बीजेपी लोकसभा में हारी, तुरंत कहानी खत्म। बीजेपी जीती रहती, 69 शिक्षकों की बहाली कैंसिल नहीं होती, पढ़ लिख के दे रहा हूं मैं। बीजेपी नहीं हारती, वहां पे नहीं खत्म होता। बीजेपी हारी है, तुरंत बाबू पगला के खत्म करो सारे को, साले के साले। समझ रहे हैं ना सारा मैं ये बोलना चाहता हूं ना कि जो सरकार है ना, सरकार उससे ज्यादा पावरफुल इस भारत में कोई नहीं है। सरकार जब चाहेगी जो चाहेगी वही होगा। आम जनता कुछ भी कर ले, आंदोलन कर ले, कुछ भी रोड जाम कर दे, पुलिस भेजेगी 500 मारेगी, दम लगाकर धुआं निकाल देगी सबका, लोग अपने घर में भाग जाएंगे। किसका हाथ पैर तोड़वाना है? जो शिक्षा मित्र वाले जो परमानेंट करवाने के लिए बार बार गांधी मैदान में आंदोलन कर रहे थे, पता कैसे मारती थी बिहार पुलिस? सारा गेटवा बंद करके एक गेट खोलती थी, 7 नंबर गेट। तो अब वहीं पे गेट पर खड़ा होकर, मेरे जाने में 2 लोगों का हाथ पैर टूट गया है।
मरा भी होगा, लेकिन मैं जानता हूँ जिसको हाथ टूट गया एक आदमी का भागते में। अच्छा, बीपीएससी में लोग गए थे आंदोलन करने। अच्छा, सरकार फिर बात मानी, सरकार बात फिर मानी, मानी कि नहीं सरकार फिर पूरा, लेकिन वही बात मानी कि सरकार, लेकिन लात खान गिराने के बाद। मेरा एक दोस्त है पटना में, उस टाइम अभी ट्रेनिंग में से आया था, उस सबको बुलवाया था नया नया लोगों को मारने के लिए। मैं बोला कि और भाई, बोले कि देख लेना आना नहीं तुम उसमें आंदोलन में। दिख गए ना साले तुमको तो पहले ही मारूंगा मैं लटका लटका कर। मैं ना, मैं नहीं आता हूँ इस सब में, तुमको जो करना है करो। तो ये बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है, अपना अंदर से फील आ रहा है ना कि एनआईओएस वाला मामला है, कि अगर उसको बोलना रहता ना, तब तो सरकार बोल दी रहती कि भाई 6 महीने का आप लोग अलग से ट्रेनिंग कर लिया, करवा दी रहती। 1 साल हो गया लगभग लोगों का जॉब हुआ ना, करवा दी रहती, लोग डर से कर भी लेते। करवा नहीं रही है, उसको कैंसिल करना है, तभी तो फिर वैकेंसी बचे तो फिर अगला बार देना है। उसी को तो घुमा घुमा कर देना है ताकि लोगों को लगे कि वैकेंसी जा रही है। कैसे आएगी? इस बार 12 लाख बोला है वैकेंसी देने के लिए, यूपी इलेक्शन से पहले। रोजगार बोला है, पहले सुनना है, रोजगार बोला है 12 लाख, ध्यान देना है, सरकारी नौकरी नहीं बोला है। इसी में लोग कंफ्यूज होकर लगते हैं कि सरकार को गाली देने बैठकर। सरकार बोली है कि मैं 12 लाख रोजगार दूंगी। रोजगार का मतलब होता है कि बहुत तरह के हर सेक्टर में आपको काम मिलेगा, प्राइवेट हो सरकारी हो। ये नहीं बोले कि मैं सरकारी नौकरी दूंगी तो 12 लाख कहाँ से देंगे, अपने बाप कहाँ से देंगे क्या हो? नहीं, टीचर में आ रहा है, 1 1.25 लाख टीचर में इस बार आ रहा है। इलेक्शन है, सारा गेम इलेक्शन करवा रहा है, जून वाला, जुलाई वाला। इलेक्शन खत्म होगी फिर 5 साल सरकार एकदम सो जाएगी चुपचाप। अरे भाई 2020 में हुआ था वो, केवल कोरोना के चलते, सारा बात आप ही लोग जान जाते हैं क्या? हाँ हाँ, वो ऐसे टाइम में होगा ना जब माहौल सब अपने तरफ रहेगा। वो भी तो, उसका भी तो आदमी घूम रहा है ना, उसका भी तो आदमी सर्वेक्षण कर रहा है का लोगों का मूड क्या है अभी। जून जुलाई में इलेक्शन होता है, अक्टूबर में तो कोरोना के चलते शिफ्ट करवाया गया था। हमको लगा कि मई जून में, और मई जून से पहले वैकेंसी बहुत भर के आने वाली है बिहार में। दरोगा बीपीएससी तो आ ही गया, लगभग 2070 सीट हो गया है। 2200 लगभग दरोगा आ रहा है। टीचर का भी कम से कम इस बार 1.25 लाख से कम नहीं आएगा मिनिमम, क्योंकि बहुत से लोग निकले भी तो हैं। अभी यूपी में कल, अरे नहीं, पूर्णिया, पूर्णिया में कल 10 लोग पकड़ाए हैं यूपी में, जो किसी को ले डॉक्यूमेंट्स में ले किसी को गड़बड़ी, तो ऐसे लोग निकल रहे हैं, तो जितना निकल रहा है सब ना अच्छा। हाँ हाँ हाँ, भाषा में फेल है शायद, वही में जो भी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत थी, सरकार आराम आराम से करती। ये जितना वैकेंसी दी है ना, वो 5 साल तक करती ना, 20 20 हजार दे देकर, 50 50 हजार दे देकर ना, वो 5 साल तक चलता, मजा आता उसमें। खाली नाम कमाने के चक्कर में दोनों चाचा भतीजा नाम कमाने के चक्कर में डुबा दिया सारा शिक्षा मामला को। चलिए, ये तो हो गया। अब चलेगा सुनने का कार्यक्रम, उसके बाद चलेगा लिखवाने का। मंडे का कमिटमेंट हुई थी, भाई साहब आप ही बोले थे, याद है ना? चलिए आप ही खड़े हो जाइए पहले। अनुच्छेद 127 क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो है ही, 124 है सुप्रीम कोर्ट है, 27 पूछ रहा हूँ मैं एग्जैक्ट क्या है। अच्छा चलिए दूसरा। हाँ, चलिए बताएंगे कि अगर राज्य में अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है, अध्यादेश के द्वारा राज्यपाल ला रही है, तो उसको कितने दिन तक, सत्र शुरू होने में कितने दिन तक पहले उसको मतलब पास कर देना है? 6 सप्ताह। अच्छा, ऑर्डिनेंस किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल वाला? 226 कैसे हो जाएगा? 213 होगा ना। बैठिए। चलिए जी, पीछे। नहीं आप हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ मैं, आप ही को बोल रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ,
आप ही बोले हैं, पूछे हैं। किस अधिनियम के द्वारा विधानसभा की स्थापना की गई थी? 1861। अच्छा, तो अध्यादेश जारी, अध्यादेश का पावर सबसे पहले कब दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा? चलिए जी, बगल में। हाँ हाँ, बैठ के बताइए आराम से। पूछे, हाँ तो वही है कि अध्यादेश जारी करने का शक्ति सबसे पहले किस अधिनियम में दिया गया? अच्छा, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई? फिर सुन लीजिए सवाल एक बार। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के जो परिषद बने थे गवर्नर जनरल के लिए, जिसमें 4 सदस्य थे, उसकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई? एक बार बोलो क्वेश्चन। छोड़ दीजिए, पढ़ लेंगे। करवा चौथ की हैं? करवा चौथ कल की थी आप? किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, मुस्लिमों के लिए? ऐसे होगा। चलिए जी, भाई आगे। आप बैठ के बोलिए, बैठ कर आराम से बोलिए। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई? 1935। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था? अच्छा, तो प्रांतों में जब द्वैत शासन लागू की गई, द्वैत शासन बोल रहा हूं मैं, प्रांतों में, तो उनके विषय को कितने भागों में डिवाइड किया गया? चलिए जा बताइए। प्रांतों को जब द्वैत शासन लागू की गई प्रांतों में, तो उनके विषयों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, उस विषय का क्या नाम है? तो क्या होता है वो? क्या होता है? हाँ, तो क्या होता है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, नानी होता है। एक है ना साउथ में हीरो, नानी शायद, है क्या? चलिए जी, बताइए। हो गया। चलिए उधर पीछे। आप ही को बोल रहा हूँ मैं। अनुच्छेद 111 क्या है? अरे थोड़ा शांति से रहिए ना आप लोग।
अच्छा, दूसरा आसान। अनुच्छेद 15 क्या है? करवा चौथ की थी कल। अच्छा, करवा चौथ से क्या फायदा है? चार फायदे गिनवाइए तो। एक कल करवा चौथ था, उधर लोग नहीं कर रहा था। हाँ, आप नहीं की हैं? चलिए जी इधर। आप बताइए, नहीं आपके पीछे। आप ही को बोल रहा हूँ, आप उधर नहीं, उधर आप ही को बोल ना, नहीं इन्हीं को बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, इशारा जी पे उसी को, उधर नहीं देखना है। भूलिया, मैं भी बहुत भूलिया हूँ क्लास में, मुझे अब सब आइडिया है। अनुच्छेद 52 क्या है? अभी मैं केवल अनुच्छेद पूछता हूँ तो नहीं पता है, अगर कॉन्सेप्ट वाला सवाल पूछे तो कैसे बताइएगा आप लोग। मैं चाहता हूँ ये हो कि कम से कम अनुच्छेद याद रहे। अनुच्छेद याद रहेगा तो बहुत सारे सवाल पॉलिटी में इजीली बन जाते हैं। और वो भी तो कम से कम एक से लेकर अब 52 तक, ये 53 अनुच्छेद एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। और सब तो नहीं भी याद, काम चल सकता है, लेकिन जो 1 से 52 तक है ना, कम से कम 12 से 36, 36 से 51, 52, ये सब जो है 52 से 61 जो राष्ट्रपति है मामला सारा याद होना चाहिए एकदम मुजबानी। फिर राज्य वाला, सुप्रीम कोर्ट वाला बार बार अनुच्छेद पूछता है, कैसे होगा? 15 क्या है अनुच्छेद? 14। चलिए जी बगल में। आपको पता है? अरे पीछे, बगल वही ना है। याद ही नहीं है? कौन सा विषय सबसे आसान है आप लोगों के लिए, वही पूछूंगा मैं। हिस्ट्री। हिस्ट्री तो आप लोग समाप्त हो गए तो क्या होगा? तो मॉडर्न हिस्ट्री याद है ना आपको? पूछें? हाँ, तो कितना सप्ताह चाहिए? ए, मैम का शिकायत नहीं कीजिए आप लोग। अच्छा, चलिए, कितने लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बहुत फास्ट गया है? हाथ उठाइए थोड़ा देखें। अब रख दीजिए आप लोग। तो कितना दिन चलेगा तो लगेगा कि मतलब आराम। तो पीपीटी का मतलब वही होता है ना? पीपीटी का मतलब वही होता है कि लाइए, लगाइए और निपटा दीजिए उसको। चलिए, जितने लोग हाथ उठाए उन लोग सवाल पूछूंगा, बेइज्जती क्यों की आप लोग, आप ही बताइए। अनुच्छेद 53 क्या है? 53। हाँ, रुक रहा हूँ मैं, जा नहीं रहा हूँ मैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां। करवा चौथ की थी आप? करवा चौथ नहीं की थी? मतलब आप नहीं चाहती हैं कि मतलब अच्छा रहे सब कुछ? देखिए, ऐसे बोलने की ठीक है, जाओ साला जहाँ जाना है तुमको। अच्छा, दूसरा। सबसे आसान पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। 108 क्या है? ये तो हम बोला दो। 8 बोल रहा हूँ। कौन बोला सुन तो तू? अरे बैठक होगा तो आप शांत रहिए ना।
ई कौन बैठक होता है जी ऐसे? बोले कि बैठक होगा। संयुक्त अधिवेशन। चलिए जी पीछे आप बताइए। अनुच्छेद 61 क्या है? सिक्सटी वन, 61। चलिए जी। 64 क्या अनुच्छेद? 64। हाँ, पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। 65। अच्छा ठीक। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। चलिए आप बताएंगे। सेवेंटी एट क्या है अनुच्छेद? नहीं होगा। सेवेंटी नाइन। 78 में है कि जो जो पीएम है ना, वो मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच में एक मीडिएटर का काम करेगा। एक प्रकार से एक प्रकार सूचना पहुंचाने का काम करता है वो। 79 में है कि संसद है। 81 क्या है? 81। क्यों बोल रहे हैं आप लोग? कौन बोला है पीछे? सॉरी बोलिए तो लग रहा है कि लाठी चला रही है सॉरी बोल के। चलिए जी आप बताएंगे 85 क्या है? दुश्मनी आपसे ना, इसीलिए बोलिए 85। चलिए जी, क्या है 85? चलिए जी 85 क्या है? हाँ, 85 में है ये। 80 इसमें तब अच्छा हाँ 85 सी, हाँ हाँ सही है, 85 सही। 93। 93 वही है ना? 93 क्या है? ये कौन बताएगा 93? किसी को है आइडिया? क्या है जी 93? इधर इधर उधर कहाँ देख रहे? पीछे इधर देखिए। अनुच्छेद 15 क्या है? बहुत बढ़िया। तो इसी बात पर बता दीजिए आप। चलिए आप बताएंगे 29 क्या है? 29। माइनॉरिटीज के लिए है भाई। 29, 29 तो माइनॉरिटीज के लिए ही तो है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में माइनॉरिटीज को? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। 29 में बोलता है कि भाई उसका जो शिक्षा है, इस सबको मन उनके जो हित के लिए जितना भी काम है उसको
प्रोटेक्ट करना है, और 30 में बोला है कि उनके शिक्षा संबंधी चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, यानी उसको एक प्रकार से इंस्टीट्यूशन बनाकर उनके कामों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, लिखिए। ऐसे नहीं होगा, सुनिए पहले बता दे रहा हूँ, ये बहुत आसान आसान सवाल मैं पूछता हूँ जानबूझ के, समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसे नहीं होगा चीज़ें तो एग्जाम में आपको क्या लग रहा है, कितना आसान है सवाल बना पाना, क्या इतना आसान है? बना लीजिएगा सवाल, इतना आसान है। कम से कम अनुच्छेद तो याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में। अनुच्छेद कम से कम मिनिमम आपको 150 अनुच्छेद याद होना चाहिए, 150 अनुच्छेद मिनिमम। और उतना अनुच्छेद याद रहेगा तो काम चल सकता है, ऐसा नहीं काम चल जाएगा, काम चल सकता है। कम से कम 150 अनुच्छेद याद होना चाहिए, 150 से 125 के आसपास में याद रहेगा अनुच्छेद पूरा, तब जाकर चीज़ें वहाँ पे आप कर पाएंगे। कम से एक से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर 61 तक तो इधर एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, राष्ट्रपति तक। अच्छा, 61 के बाद उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा याद होना चाहिए, संसद पूरा याद होना चाहिए आपको। संसद का मतलब 60, 79, 80, 81, 85, 93, 86 सारा का सारा किसमें क्या बोलता है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद राज्यपाल, जो राज्य वाला मामला जाएगा तो राज्यपाल में कम से कम गवर्नर से संबंधित, क्योंकि मुख्यमंत्री संबंधित कोई ज़्यादा अनुच्छेद है नहीं, 2 ही है, तो राज्यपाल से 2-3 याद कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जो मुख्य जो तटस्थ न्यायाधीश है, एडॉक जजेज है, ठीक है ना, उसके बारे में, सेवानिवृत्त जजेज हैं उनके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो पंचायती राज सवाल पूछता ही पूछता है, तो उसको याद होना चाहिए। इतना चीज याद रहेगा, ये तो मैं केवल अनुच्छेद बोल रहा हूँ याद करने के लिए, उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इतना नहीं है खाली कि हाँ वो फास्ट पढ़ा के चले गए तो स्लो पढ़ा के चले गए हैं, ब्लेम करने से बढ़िया है कि पहले आप अपना तो देखेंगे, आपने जो पढ़ा है आपने वो कितना याद किए हैं। तो नहीं पढ़िएगा, 8 मार्क्स का आता है तो नहीं पढ़ाऊंगा, तो कम कम पढ़ाऊंगा मेरे। अरे तो मैं तो यहाँ पे वो सोच के तो नहीं पढ़ा रहा हूँ किसके लिए कम पढ़ाना, मैं तो सबके लिए कॉमन पढ़ा रहा हूँ कि भाई कुछ भी आए तब बना लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बाइफरकेट करके पढ़ाऊँ कि भाई चलिए 1 to 5 आपका हो गया निकल जाइए, पॉलिटी अब 6 to 8 वाला के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं ना। अब मुझे ऐसे बताए, अब मेरा एक और भी है, मैं कहीं भी पढ़ाता हूँ तो मैं वो सोच कर नहीं पढ़ाता हूँ कि मैं किस क्लास के लिए पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं 1 डे पढ़ाना नहीं चाहता हूँ जल्दी से, इसलिए मैं 1 डे नहीं पढ़ाता हूँ। जहाँ भी मैं क्लास चले केवल पीसीएस का ही है, क्योंकि 1 डे में भी मेहनत उतना ही है, वहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो एक तो मैं, दूसरा है कि मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, विशाम वाला बैच में पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ मैं, और मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ पीपीटी से पढ़ाने में। जबकि पीपीटी वहीं लगाता हूँ, मैं टाइप वाला पीपीटी नहीं बताता हूँ, मेरा अपना पीपीटी जो मैंने बोर्ड पे पहले पढ़ाया, जैसे मैंने पढ़ा दिया, इसको मैंने सेव कर लिया तो मेरे लिए एक पीपीटी हो गया है। अब इसको मैं फास्टली पढ़ा दूंगा, और वहीं जो कोई मुझे टाइप करके देगा पीपीटी के रूप में, और उसको पढ़ाना है ना, तो वहाँ पे मजा नहीं आ पाता चीज़ों को कि मैं क्या, क्योंकि यहाँ पर अपने हिसाब से याद किया हूँ ना चीज़ों को मैं। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने इसको सेव कर लिया, तो इसको मुझे पढ़ाना होगा पूरा आपके हाई कोर्ट को, इतना चीज़ें कितना देर का काम है, 10 मिनट, 10 मिनट, नए बच्चे हैं तो आधा घंटा। और वहीं इतना ही को अगर मैं लिखवा कर जो बैठता है वो लिख कर अगर दे मुझे अच्छा से पीपीटी बनाकर, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो काम है कि भाई अपना काम करना है कि आप कैसे इजीली चीज़ों को समझ पाएं, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा समझा कर और कुछ कुछ लिखवा दिया जाए। एक तो लिखेंगे एक बार यहाँ पे समझ, दूसरा लिखेंगे तो चीज़ें उम्मीद है कि याद हो जाएगी। वैसे तो चांस तो कम ही है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि याद हो जाती होगी, है ना। तो आज तो हाई कोर्ट समाप्त हो ही रहा है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग इसमें पढ़ना नहीं है हाई कोर्ट में। कल हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उम्मीद है कि कल समाप्त होगी। इस वीक में पंचायती राज व्यवस्था कम से कम और नगर पालिका समाप्त कर दूंगा मैं किसी भी हालत में। अगर और उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा तो हम लोग देख लेंगे, बाकी रहेगा तो मैं भी टाइप करवा लूंगा, 1 आध दिन में इसको लाऊंगा, दन दन इधर से निपटा उपटा कर मैं अपना ओम नमः शिवाय करके। हाँ
हाँ वो हो जाए, वो करवा दूंगा मैं, थिंकर्स वाला करवा दूंगा मैं। थिंकर्स वाला मेरे पास देखिए जनरली अभी मेरे पास है नहीं, मैं एक आदमी से बोला हूँ तो बोला है कि व्यवस्था करवाता हूँ मैं। वो एक जगह पढ़ा रहा था पॉलिटी ही, तो बोला है कि दे दूंगा। अब मान ली कोई चाहता नहीं है कि अपना नोट्स दे किसी को, समझ में आ रहा है ना, कोई नहीं चाहता कि मैं अपना मान ली वो लड़का पढ़ा होगा, पढ़ के अपना नोट्स बनाया होगा, वो मुझे नहीं देना चाहता है। अच्छा मुझे देगा, उसके बाद मुझे खुद एक दिन दो दिन पढ़ना पड़ेगा बैठ कर, वो क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसके बाद ही तो बताऊंगा ना। तो ये चीज़ मुझे याद है ज़्यादा, तो इसमें मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। लेकिन जो चीज़ मेरे लिए नया रहेगा उसके लिए थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा खुद, एक आध दिन दो दिन। वर्ल्ड की पढ़ा दूंगा, सारा चीज़ पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ तो एनसीईआरटी के बुक में है तो उसको करवा दूंगा। एनसीईआरटी की बुक में अगर होगा ना, तो छुट्टी के बीच में जो है ना, मुझे दीपावली से 10 जो छठ वाला मामला है ना बीच में, उतना मुझे घर जाना नहीं है, उसमें मैं पूरा पढ़ के आऊंगा, उसको मैं पूरा समझा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपका एक भी सवाल कहीं से कुछ नहीं छूटेगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अरे भाई उससे छोड़िए ना, आपका कौन सा 10th आ रहा है, मैं करवा दूंगा। आपका है कि थिंकर्स आपका होना चाहिए किसी भी हालत में, वो हो जाएगा। अब लिखिए चुपचाप, लगातार 15-20 मिनट। अरे लिखिए ना भाई, टाइम से क्या आएगा, आएंगे तब ना सर। मैं भी तो लेट से आया हूँ 10 मिनट आज, इसीलिए। आए, हाँ लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में बात। लोकसभा अध्यक्ष तो बताया हूँ मैं। लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसी में से किसी एक को अध्यक्ष लिखवाया भी हूँ मैं। अरे भाई लिखवाया हूँ, मुझे याद है तो। लिखा, निकालिए लोकसभा संसद। 93 से 97 मैंने बताया लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात है, कैसे नहीं लिखवाया हूँ। हाँ तो आप, लिखवाया हूँ मैं, लिखवाया हूँ जी, एकदम लिखवाया हूँ मैं, एक एक चीज लिखवाया हूँ मैं। लिखिए, बाद में खोजिएगा, लिखिए। भारत की लिखिएगा, भारत की एकल समेकित, भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में, भारत की एकल समेकित न्याय न्याय व्यवस्था में, न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से नीचे, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से नीचे, न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से नीचे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नीचे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर, अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है, न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, एक राष्ट्र की न्यायपालिका में, एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय, एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का पद, एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय और एक अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद, पद सोपान होता है, अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद, पद सोपान होता है, सोपान, बताता हूं पहले, है लिख लीजिए चुपचाप पहले, सोपान होता है। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत में, भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन, भारत में उच्च न्यायालयों का गठन, भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन 1862 ईस्वी में,
1862 ईस्वी में बंगाल, बम्बई तथा मद्रास में हुआ। मद्रास में हुआ तथा चौथे उच्च न्यायालय का गठन तथा चौथे उच्च न्यायालय का गठन तथा चौथे उच्च न्यायालय का गठन 1866 में 1866 में इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में हुआ। नेक्स्ट वन लिखेंगे, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन सातवें संविधान संशोधन 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट में लिखेंगे, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय है, जिसमें से 4 साझा उच्च न्यायालय है, साझा उच्च न्यायालय है तथा केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय ब्रैकेट में लिखेंगे 1966 से है। हाँ, चलिए इसके बाद सुन लीजिए, इधर बात सुन लीजिए पहले। इस समय लिखवाना ना वर्तमान में कितना, ये सारा नियुक्ति कैसे, ये सब सारा चीज बता दिया, ठीक है ना। ये सब नहीं लिखवाना, मैं लिख रहा हूँ, सीधे हेडिंग डालेंगे, हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के शक्तियां, उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां, उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां। लिखेंगे पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक
क्षेत्राधिकार। लिखेंगे इसका अर्थ यह है कि, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ है उच्च न्यायालय की, इसका अर्थ है उच्च न्यायालय की विवादों की, उच्च न्यायालय की विवादों की प्रथम दृष्टया दृष्टया प्रथम दृष्टया सुनवाई सीधे सीधे कौमा न कि अपील के जरिए, न कि अपील के जरिए करने का अधिकार है। ठीक है, यह निम्नलिखित मामलों में, इसी में लिखेंगे यह निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है, के माध्यम, के अपील के जरिए या माध्यम करने का अधिकार है। यह निम्नलिखित मामलों में, यह निम्नलिखित मामलों में विस्तारित है। एक, अब समझिए पहले बोल क्या रहा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये सिंपल बोल रहा है कि अगर कुछ ऐसे केसेज हैं, कुछ ऐसे वाद हैं, अगर वह हाई कोर्ट में आ रहा है तो पहले हाई कोर्ट उसको सुलझाने का काम करेगा। ठीक है ना, पहले उसको उस पर काम करेगा, डिसीजन सुनाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ मामला आया और हाई कोर्ट सीधे भेज दिया सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद कुछ ऐसे मजे, तलाक है, शादी विवाह, तलाक, जो भी चीजें हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मामला कहाँ पे आएगा, पहले हाई कोर्ट उसको सल्टाने का, वहां पर अच्छे से सॉल्यूशन देने का काम करे। अगर नहीं हो रहा है फिर मामला वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो निम्नलिखित विस्तारित एक में लिखेंगे अधिकारिता का मामला, एक में, एक में मैंने एक दो करके लिखेंगे, एक में अधिकारिता का मामला, कौमा वसीयत वसीयत, कौमा विवाह, कौमा तलाक, कौमा कंपनी कानून, कंपनी कानून अरे इंडस्ट्रियल एक्ट जो होता है ना, कंपनी कानून एवं एवं न्यायालय की अवमानना, एवं न्यायालय की अवमानना। हो गया। दूसरा लिखेंगे, दूसरा संसद सदस्यों, संसद सदस्यों, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। नागरिकों के, नेक्स्ट में नागरिकों के, हाँ हाँ, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, प्रवर्तन को यहाँ पे बोलते हैं इन्फोर्सिएबल। ठीक है ना, प्रवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे संविधान की व्याख्या में, संविधान की व्याख्या के संबंध में, संविधान के व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में, अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में
हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे रीट क्षेत्राधिकार। रीट क्षेत्राधिकार लिखेंगे संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए पांच प्रकार के रीट जारी कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट लेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है यहाँ इन राज्य क्षेत्रों के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ दोनों तरह के सिविल और आपराधिक मामलों के बारे में अपील होती है। मामलों के बारे में सुनवाई होती है।